ओके, तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में है ना मैंने कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दी थी मोनोसैकेराइड्स के बारे में। और मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि देखो, जो बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस जो बनते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, कैसे दो मोनोसैकेराइड के बीच में या तो अल्फा या तो बीटा 1,4 लिंकेज 1,6 लिंकेज, ये लिंकेजेस बनते हैं। देखो हमें मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि मोनोसैकेराइड्स जो भी होते हैं थोड़े स्वीट होते हैं, ठीक है। बट जो पॉलीसैकेराइड्स जो हम लोग पढ़ते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल है जो कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। देखो ओलिगोसैकेराइड ये वर्ड आता है ना, तो हम लोग मानते हैं कि 6 या 7 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 से जब भी ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में डालना शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बच्चों मोनोसैकेराइड में कुछ चीजें बताई थी कि वो अल्डोज या फ्रुक्टोज जो होता है, मतलब कीटोज कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक प्रकार का, बट मैंने ये भी बताया था कि इसमें कम से कम 3 कार्बन से शुरू होगा, 3 कार्बन, जिसको ट्रायोज बोलते हैं। एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट द हेप्टुलोज जो मैंने आपको बताया था, मतलब C7 है ना, C7 पे जाएगा। और जो रेशियो होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:2:1, ये रेशियो आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या बेटा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 1:2:1 रेशियो होगा, क्या वो मोनोसैकेराइड होता है? तो बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर है नहीं। ठीक है। देखो अगर हम लोगों ने ये अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा, सपोज इफ आई विल राइट डाउन दिस मॉलिक्यूल, ये है HCH, ठीक है। ओ, नाउ इसको आप शायद जानते भी होंगे, दिस इज अ मॉलिक्यूल HCHO, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर आप देखो तो ऑब्वियसली इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये मोनोसैकेराइड नहीं है, दिस इज नॉट मोनोसैकेराइड। इवन कार्बन 2 से जो शुरू होगा, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि कार्बन 3 से शुरू होगा ये, ठीक है। बट देखो क्या ये हमेशा जरूरी है कि किसी भी मोनोसैकेराइड में हमेशा अ, यही फॉर्मूला होना चाहिए? इज इट नेसेसरी? तो देखो ऐसा भी नहीं है। जैसे हम लोग सिंपल डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला देखते हैं, तो राइबोस शुगर जो होता है, राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर जो है उसका फॉर्मूला है C5H10O5, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द राइबोस शुगर, ठीक है। बट जब हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, डी ऑक्सी राइबोस, ठीक है, जब ये हम लोग बात करेंगे तो इसको मैं बोलता हूँ, ओके, इट्स C5H10O4, ठीक है। सो इट्स C5H10O4, तब भी ये एक मोनोसैकेराइड है, बट यू नो इट इज लैकिंग 1 ऑक्सीजन ऑन द सेकेंड कार्बन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द थिंग। थोड़ा बहुत हमें जो है मॉडिफिकेशंस पता होनी चाहिए, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा ये है डिटेलिंग करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, नाउ सी, देखो यहाँ अभी जो भी मोनोसैकेराइड कनेक्ट होंगे उनसे पॉलीसैकेराइड बनते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर द अनदर क्लास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। तो डेफिनेटली बेटा ये मैक्रोमोलिक्यूल से फाउंड इन द एसिड इनसोल्युबल पैलेट, ठीक है। तो यहाँ पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे, वो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर से, जिनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। आप जानते हो, देखो यहाँ स्टार्च का मैंने स्ट्रक्चर, देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, आपको मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉ करके दिखाया था। तो ऑब्वियसली बेटा ये जो ग्लूकोज है वो एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं, ठीक है। सो
सिंपली अगर हम आगे बढ़े, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड। ऑब्वियसली ये भी पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज भी होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि ग्लूकोज से बनता है पॉलीसैकेराइड। नाउ देखो यहाँ पे आपको नॉर्मल पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो भी सेलुलोज फाइब्रिल्स बनते हैं सेल वॉल में, उनमें जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंपोनेंट अटैच होते हैं, उनमें बॉन्ड कौन सा होता है ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। एनीवे, so they are threads containing different monosaccharides as a building blocks। ऑब्वियसली बेटा अलग अलग जो मोनोसैकेराइड है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और हमें अलग अलग प्रकार के पॉलीसैकेराइड बनते हुए देखने को मिलते हैं। देखो अब देखो हमें ये बात को पता होना चाहिए कि दो टर्मिनोलॉजीज है, जैसे होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी प्रोटीन्स के बारे में हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर। व्हाई दे हैव बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। बट देखो ग्लूकोज है ना, या तो फ्रुक्टोज हो, ये जो है ऑब्वियसली सेलुलोज के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ ग्लूकोज ही होता है, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, स्टार्च है तो उसमें भी ग्लूकोज ही होता है, ग्लाइकोजन है तो उसमें भी ग्लूकोज ही होता है, बस उसका अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं। सो सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, स्टार्च भी होमोपॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीमर है। तो जितने भी हम मोनोसैकेराइड के नाम मैंने लिए हैं सारे होमोपॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो व्हाई दिस इज होमोपॉलीमर, ऑल द मोनोमर्स ऑफ द सिंगल टाइप्स, और एक ही प्रकार के है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नाउ उनका जो अगर फंक्शनली आप देखो तो दे हैव अ कैलोरीफिक वैल्यू, सो दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट और एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, हमें ये नोटिस करना है, मैं दो शब्द बोलता हूँ। वन इज अ ग्लाइकोजन। आपके लीवर में क्योंकि आप इंसान हो, एक आप एनिमल हो, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हो, होमोसैपियंस, आपके लीवर में ग्लूकोज को जमा किया जा रहा है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड। हाउ इट इज स्टोर्ड, यू नो, तो ये जो ग्लूकोज है उसको है ना इन द फॉर्म ऑफ, आपके लीवर में इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। यस, ठीक है। अब देखो मैं बोलता हूँ यार फंगस है, फंजाई, फंगाई, ये जो है इसके सेल में है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कौन से फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, तो आंसर अगेन है बेटा ग्लाइकोजन। व्हाई ग्लाइकोजन इन द फंजाई, व्हाई द ह्यूमंस, व्हाई द एनिमल स्टोर द ग्लाइकोजन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाई द प्लांट्स स्टोर द स्टार्च। सी, प्लांट्स और एनिमल्स में एक डिफरेंस है ना, या तो जो भी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉपिक दे स्टोर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। रिजर्व एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में ही होती है। बट जो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करते हैं उनका स्टोरेज जो है वो कन्वर्जन हमेशा स्टार्च में ही होता है, दे फॉर्म द स्टार्च। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब इतना आपको बस पता होना चाहिए, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, स्टोरेज के फॉर्मेट में स्टोरेज जब भी होगा, स्टार्च अगर दिखेगा ऑब्वियसली है ना, वो आपको दिखता है कि वो फोटोसिंथेटिक है या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ग्लाइकोजन अगर है तो बेटा हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमें थोड़ा सा नोट करने पड़ेगा। ठीक है, एनीवे नाउ देखो यहाँ देखो सेलुलोज तो स्टोर हाउस नहीं होता, सेलुलोज इज नॉट फॉर द स्टोरेज। मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ पूछा गया है, यस ऑब्वियसली। सो देखो यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि क्या सिर्फ बेटा वो स्टोर करते हैं एनर्जी। ठीक है, तो स्टोर ऑफ हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स इज अ ग्लाइकोजन, तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। बट क्या ओनली स्टोरेज होता है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से बॉन्ड बनते हुए दिखाया जा रहा है ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन में कौन से दो प्रकार के बॉन्ड है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इस बॉन्ड को आप देखोगे तो ये है अल्फा 1,4 लिंकेज।
और अगर ये वाला बॉन्ड आप देखोगे तो दैट इज ब्रांचिंग, जहां पे भी आपको देखने को मिलती है वहां पे होता है अल्फा 1,6 लिंकेज। याद रखना 1,6 लिंकेज इज ऑलवेज फॉर द ब्रांचिंग, है ना, जब ब्रांचेस आते हैं तब। ठीक है, या तो जब स्ट्रेट चेन बनती है तो बेटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। आई अगेन रिपीट, ठीक है, ब्रांचिंग में अल्फा 1,6 लिंकेज होगा, और जब ये स्ट्रेट चेन होती है तो बेटा 1,4 लिंकेज होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ग्लाइकोजन में भी आपको 1,4 लिंकेज देखने को मिलता है। नाउ देखो एक और चीज है अदर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा फ्रुक्टोज भी तो है। तो क्या फ्रुक्टोज का भी कोई पॉलीमर बनता है? तो आंसर है यस, उसको बोलते हैं इनोलिन। ठीक है, इनोलिन जो होता है ऑब्वियसली इट इज द पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, है ना, नॉर्मल। अभी कभी पूछे तो ये भी होमोपॉलीमर है, आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस इनोलिन, है ना, किस चीज का पॉलीमर है, इतना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आंसर है डेफिनेटली बेटा इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज। मतलब क्या, देखो जितने भी एग्जांपल पढ़े, सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, फिर यार, है ना, फ्रुक्टोज का भी पॉलीमर हो तो हाँ है, इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ द, है ना, फ्रुक्टोज। ठीक है, इन ए पॉलीसैकेराइड चेन जब भी हम लोग देखें जैसे कि ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब इस चीज को, है ना, मैंने आपको बहुत क्लियर किया था यार लास्ट क्लास में। इसको मैंने क्या कहा था, मैंने इसको सुक्रोज के एग्जाम्पल के साथ समझाया था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने कहा था कि उसके दोनों के फंक्शनल ग्रुप जो है ना, अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना, इट विल बिकम अ कंप्लीटली नॉन रिड्यूसिंग। बट होता क्या है, जैसे अभी बाकी के जो भी मॉलिक्यूल्स पॉलीसैकेराइड्स वगैरह होते हैं, इनके केस में क्या है, वन एंड में कहीं ना कहीं उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो उसको जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम उसका राइट एंड मानते हैं। राइट एंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो, a sugar is classified as a reducing sugar only if it has an open chain form with an aldehyde group or a free hemiacetal group oxidized by the mild oxidizing agent। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री आ जाता है बेटा। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट पे आते हैं। नॉर्मल पॉइंट ये है कि इफ इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, खास करके क्योंकि वन एंड पे, यार देखो कीटोन में तो वन एंड तो होता नहीं है उसका फ्री। ठीक है, क्योंकि कीटोन का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा वो इट विल ऑलवेज ऑन द सेकंड कार्बन, ठीक है, और इन बिटवीन। ठीक, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में अगर हम लोग बहुत स्पेसिफाई करें तो ऑब्वियसली अ शुगर इज क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग शुगर ओनली, कब, ओनली इफ इट हैज एन ओपन चेन फॉर्म विथ एन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब ये चीज हो गई। और a free hemiacetal group, hemiacetal group oxidized by the mild oxidizing agents। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग विथ, है ना, अभी नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हुआ क्या है, देखो यहाँ पे अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बात आ गई, तो आपको तो ये चीज पता है भाई, है ना, व्हाट इज दिस, है Oxidation ना, is loss, reduction is Yes, gain. exactly. You know, very simple. Oxidation is loss of electron. Reduction is a gain of electron. बहुत नॉर्मल पॉइंट है। अब देखो वो बिल्कुल बहुत साफ बात कर रहा है कि a non-reducing sugar is not oxidized by the mild oxidizing agents। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखता है रिड्यूसिंग, यहाँ लिखता है ऑक्सीडाइजिंग, इसका कौन बताएगा? एनीवन कैन टेल मी, क्या कह रहा है ये, क्या कहना चाहता है? A non-reducing sugar is not oxidized, is not oxidized। Sir, it may or may not lose electron, but it will not gain electron. It is saying that the sugar वेटिंग रूम में which we are कोई calling कैसे non हो सकता है बेटा? वेटिंग रूम में कोई नहीं हो सकता, बिकॉज इनेबल नहीं करके रखा है ना। Sir, she has even messaged you on WhatsApp. So how? I don't know.
in the group. But it is not, no one is on the waiting. So that is the point. Yes, sir, I'll communicate with them. Where is the link? Click on the link, you can enter into the class. I don't have any way of doing that, you know. Okay, okay. कुछ बोल रहे थे बेटा? Sir, it may or may not lose electrons. Okay. To keep it simple, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग ये बातों को एक्सप्लेन करने शुरू करेंगे, वो हम लोग केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, ठीक है? So you know better than me. ऐसा मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? So what I am telling you right now is, है ना, मैंने लास्ट क्लास में इस पॉइंट को बिल्कुल थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया कि if there is a functional group which can take part in that any oxidation reduction process, I will call it as a reducing sugar. If it do not have that functional group available, open, ठीक है, so it's considered as a non-reducing sugar. Is it clear? Yes or no? ठीक है? Yes, So sir. यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बेटा इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जैसे ही घुसेंगे तो वो हो जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पे अब देखो माल्टोज आपको एग्जांपल दिख रहा है ना? इसके पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे माल्टोज का एग्जांपल आता है। देखो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एंड आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड, दिस इज अ रिड्यूसिंग एंड। अब देखो यार, आपको मैंने ओपन चेन बताया था ग्लूकोज का, और मैंने बताया कि पहले कार्बन पे ही CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड है, करेक्ट है ना? CHO ग्रुप कहाँ पे था, अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे था? ऑन द फर्स्ट कार्बन, यस और नो? तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ओपन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है उसका जो भी पार्टिसिपेशन होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, ठीक है, वो यहीं से होगा, इस साइड से हो नहीं सकता। दैट इज द सिंपल थिंग, दिस इज अ बायोलॉजिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग। यस, इस साइड से हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे जो है उसका फंक्शनल ग्रुप ओपन नहीं है। दिस इज द फोर्थ कार्बन। अब मैंने ओपन चेन लास्ट क्लास में इसीलिए ड्रॉ करके दिया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है? यस एवरीवन? यस बेटा? ओके, तो देखो ये चीज हमें क्लियरली समझ में आती है। राइट नाउ मैंने फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, जिसमें मैंने फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन को आउट ऑफ द रिंग रखा था और सेकंड कार्बन को ओपन किया था, बराबर है? अगर मान लो बेटा फ्रुक्टोज के केस में सेकंड कार्बन ओपन रहता है तो भी बेटा वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे माल्टोज दिया है। व्हाट इज माल्टोज? माल्टोज माल्ट शुगर है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज डिपिक्टिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एक तरफ फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होता है इस ग्लूकोज का, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। आपको बात समझ में आती है? ठीक है, सो दैट्स इट, इट्स अ सिंपल थिंग। आगे बढ़े एवरीवन? बढ़िया है। नाउ देखो, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी जब स्टार्च के बारे में बात करते हैं ना हम लोग, तो स्टार्च में ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। नाउ अंडरस्टैंड, एमाइलोज हमेशा स्ट्रेट चेन बनाता है, मतलब सिर्फ बेटा उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज ही आपको देखने को मिलेंगे इन द एमाइलोज। बट एमाइलोपेक्टिन में आपको ब्रांचेस देखने को मिलती है। मतलब ये देखो, अगर ये इसने स्ट्रेट चेन बना लिया तो यहाँ एक ब्रांच मिलेगी, यहाँ एक ब्रांच मिलेगी, ब्रांच के ऊपर ब्रांच मिलेगी, ब्रांच के ऊपर ब्रांच मिलेगी, ब्रांचेस होते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इसमें डेफिनेटली बेटा अल्फा 1,4 एज वेल एज अल्फा 1,6 लिंकेज होगा। आई रिपीट इफ यू हैवंट गॉट इट, सी अमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, अमाइलोपेक्टिन में दोनों ही लिंकेज होते हैं क्योंकि वो ब्रांचेस भी बनाता है। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ अब देखो, ये जो स्ट्रेट चेन वाली चीज है ना, वो एक्चुअली स्ट्रेट रहता नहीं है। चेन तो स्ट्रेट होती है बट इट विल कॉइल लाइक दिस। ये स्ट्रेट चेन ही है बट इट विल कॉइल लाइक दिस। सो द अमाइलोज एक्चुअली शोज द हेलिकल कॉइलिंग। अमाइलोज जो है वो हेलिकल कॉइलिंग शो करता है। अमाइलोपेक्टिन उतना प्रॉपर हेलिकल कॉइलिंग नहीं शो कर पाता क्योंकि इट हैज एम्पल ऑफ द ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचिंग उसमें प्रेजेंट होती है, बट स्टिल दे हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी ये हो गया, सीधा बना दिया, पर ये सीधा चेन जो बेटा कॉइल होना शुरू हो जाएगा, कॉइलिंग करेगा।
ठीक है, अब मैं आपको एक सादी और सिंपल बात बता के रखता हूँ. रिमेम्बर दिस, व्हेन आई ऐड आयोडीन, जब मैं आयोडीन ऐड करता हूँ बेटा, तो आयोडीन अमाइलोज में जो भी कॉइलिंग होती है वहां पे जाकर के, है ना, वहां इंटरेक्ट करता है, वहां वो इंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है. ठीक है, और उसी के साथ बेटा वहां पे वो रिएक्शन करता है और वहां पे रहने की वजह से कलर आएगा. मतलब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैंने अमाइलोज को और अमाइलोपेक्टिन को अलग अलग कर दिया, नाउ इफ आई विल ऐड द आयोडीन, अगर मैंने आयोडीन ऐड किया तो अमाइलोज विल शो द ब्लू कलर बट अमाइलोपेक्टिन विल नॉट. समझ रहे हो? है? Yes, sir. तो हाँ, मतलब वो पूछेंगे अरे स्टार्च ब्लू कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का. सो यू नो एक्चुअली इट इज ड्यू टू द एमाइलोज, हेलिकल कॉइलिंग जो उसमें होती है वो. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ओके, सो दिस इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, खास करके अमाइलोपेक्टिन में हेलिकल स्ट्रक्चर आपको बनते हुए नहीं मिलेगा. नाउ वही पॉइंट है, स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, स्टार्च आयोडीन एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स. अब इसका हेलिकल पोर्शन कौन सा होता है? अमाइलोज. ठीक है, सो दैट्स इट. सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस. देखो सेलुलोज जो होता है बेटा उसमें कोई कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस होते नहीं है ना, इसीलिए जब आप सेलुलोज के ऊपर आयोडीन डालोगे तो वो आयोडीन को होल्ड करके नहीं रखेगा, तो सेलुलोज विल अपीयर कलरलेस. यस एवरीवन, although, है ना, cellulose will appear colorless, it will not get any color, proper color. ठीक है, तो ये बस डिफरेंस आप लोग याद रखो, है ना. अभी देखो कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, तो अब कॉटन फाइबर के ऊपर से, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखो और पोटैटो के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कौन डार्क ब्लू कलर का अपीयर होता है. यस, समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. है ना. Yes, तो sir. यहाँ पे देखो पोटैटो में स्टार्च है या जो भी आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा है ना, इसमें डेफिनेटली बेटा सेलुलोज होता है. किसी भी प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है. तो मैंने आपको एक चीज लास्ट क्लास में बताई थी, क्या डिफरेंस है रे स्टार्च में और सेलुलोज में? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द बॉन्ड. अल्फा 1,4 लिंकेज फॉर द स्टार्च एंड Beta one बीटा for Beta 1,4 1,4. लिंकेज. बहुत बढ़िया. तो बीटा 1,4 लिंकेज फॉर द सेलुलोज. बहुत बढ़िया. नाउ देखो प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प इज अ सेलुलोज. सो देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर. तो ये तो सादे हो गए, सेलुलोज हो गया या तो, ठीक है, ये जो होते बड़े सिंपल है. सो देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर. ठीक है, सो देखो यहाँ पेपर बना सकते हैं. What are the modified sugars? राव पहले फर्स्ट तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए. What is starch? Tell me. What is starch? Okay, sorry. थोड़ा सा ये देखो स्टार्च क्या चीज है भाई. स्टार्च में दो चीजें होती है, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन. सी, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज बिल्कुल बेटा उसमें अल्फा अल्फा 1,4 लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, बट एमाइलोपेक्टिन में आपको दो प्रकार के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 Alpha लिंकेज. 1,4. तो इसमें ब्रांचिंग होती है. नाउ इफ आई विल राइट अबाउट द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, so you will be amazed that glycogen also have the alpha 1,4 linkage and alpha 1,6 linkage. सी, तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है. कैन यू टेल मी glycogen is similar to which molecule, which component of the starch? Amylopectin. Exactly, amylopectin. इसका मतलब इसमें ब्रांचिंग है. बस डिफरेंस इतना है कि अगर मैं देखो ना डायग्राम बनाता हूँ, सपोज बेटा ये है बच्चों अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन में यहाँ ब्रांच चाहिए, फिर यहाँ ब्रांच चाहिए, इस तरह से यहाँ ब्रांच चाहिए, ये मॉलिक्यूल यहाँ ब्रांच चाहिए. दिस इज अमाइलोपेक्टिन. नाउ आई विल ड्रॉ the glycogen. Now this is a glycogen.
यहाँ पे यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, ब्रांच है, ब्रांच है, ठीक है। तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द amylopectin and the glycogen? Sir, amylopectin of glycogen is I will not ask, yes, I will ask simple question. Which molecule, and out of two, amylopectin and glycogen, have extensive branching? बहुत ज्यादा branching किसमें आपको देखने को मिलेगी? Glycogen. ग्लाइकोजन में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब होता क्या है, मैं आपको और एक चीज, अगर हम ग्लाइकोजन के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो उसका क्या कलर हो सकता है? no color. कौन सा? No color. नो, इट विल शो द रेडिश कलर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बराबर से याद रखना। ठीक है, जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वैसा एकदम डार्क नहीं देगा, बट इट विल शो द रेडिश एंड कलर व्हेन यू अप्लाई द आयोडीन टू द ग्लाइकोजन। तो याद रखना, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च डार्क ब्लू, ग्लाइकोजन somewhat reddish color and cellulose colorless. Colorless. किसके रिस्पेक्ट में बोला हमने? विथ रिस्पेक्ट टू दी आयोडीन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको बॉन्ड पैटर्न के साथ में भी डिफरेंसेस पता है, ब्रांचिंग के लेवल पे भी आपको डिफरेंसेस पता है। सिमिलैरिटी बेटा इन तीनों मॉलिक्यूल की कहाँ पे है? सिमिलैरिटी है, they are made up, they are the polymers of the glucose, that is similarity. Yes, है ना? ऑल ऑफ दिस, स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, सेलुलोज हो, ये सारे होमोपॉलीमर है ऑफ द ग्लूकोज। फंक्शनली डिफरेंस देखो, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द स्टोरेज कंपोनेंट, है ना, बट सेलुलोज इज अ प्रोटेक्टिव वन, है ना, इट्स अ टफ वन। यस और नो? इट्स अ प्रोटेक्टिव, उसका रोल है सेल वॉल बनाना है। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया, ठीक है। सो नाउ देखो, अभी देखो मॉडिफिकेशन क्या है, क्या चीजें मॉडिफाई कैसी होती है ना। मैं आपसे पूछूंगा क्या इनुलिन मॉडिफिकेशन है क्या? इज द इनुलिन मॉडिफिकेशन? नो, इनुलिन मॉडिफिकेशन नहीं है। इनुलिन देखो, यहाँ पे देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज अ हार्मोन। इनुलिन इज अ पॉलीसैकेराइड, इट इज एन पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज। करेक्ट है, इनुलिन अभी मैंने बताया था, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इंसुलिन अलग है, इनुलिन अलग है। यस एवरीवन, पक्का बेटा? ओके। सो अब देखो मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अमीनो शुगर्स आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। अमाइनो शुगर्स, अगर मैं अमीनो शुगर बोलता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज अमाइन, क्या हुआ? ग्लूकोज अमाइन, या तो एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन, या तो आप ये भी लिख सकते हो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये क्या है? इसमें ग्लूकोज भी है और साथ में क्या अटैच हो गया बेटा? एक अमीनो एसिड भी अटैच हो गया। आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं अमीनो शुगर यूनिट्स। ठीक है, तो ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका कहाँ पे यूज है? देखो, ये मॉलिक्यूल है आपके सामने सिंपली। ठीक है, नाउ सी दैट, एक और मॉलिक्यूल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगेन, तो देखो हम लोग जब भी बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, राइट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। whenever I will talk about the bacterial cell wall, the bacterial cell wall is not made up of the cellulose. It is made up of something that is called as what? The peptidoglycan. Peptidoglycan. आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल कौन से केमिकल से बना होता है? ठीक है, बहुत सारे बेटा, गैलेक्टोज के भी है। हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्टन्स, मैनन्स, ऐसे शब्द यूज करते हैं। ठीक है, पक्का है? जैसे ग्लूकोज के बने वाले तो ग्लूकेन्स बोलते हैं। ठीक है, सो लाइक दैट, ज्यादा टर्मिनोलॉजीज, यू नो। इवन आप एल्गी के सेल वॉल बने होते हैं गैलेक्टन्स और मैनन्स से। पक्का?
तो डेफिनेटली बेटा वो सारी ही है, अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, ज्यादा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उतने ही हम कलेक्ट कंसिडर करते हैं। राइट नाउ सी पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आपको याद रखना है नाग नाम, नाग एंड नाम, नाग एंड नाम। नाग क्या है भाई, नाग तो ये है यार जो मैंने अभी लिखा था, एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन, मतलब ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसिड अटैच हो गया, ग्लूकोज अमाइन। तो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरियामिक एसिड, ऐसे दो मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों ही है ना अमीनो शुगर यूनिट है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाते हैं और उससे बनता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। पेप्टाइडो, पेप्टाइडो मतलब अमाइनो एसिड, ग्लाइकेन्स मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से बैक्टीरिया के सेल वॉल बनते हैं। इज इट क्लियर? यस। सर कैन ठीक यू है, अगेन टेल द फुल फॉर्म ऑफ नाम? क्या बेटा, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, नाग, नाम, नाग क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, नाग एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। नाम क्या है, एन एसिटिल म्यूरियामिक एसिड। ठीक है, सो तो म्यूरियामिक एसिड एक्चुअली अमाइनो एसिड होता है, बट ये जो ग्लूकोजामाइन है ये शुगर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ व्हाट दी बैक्टीरियल सेल वॉल। राइट नाउ अगर हम सेल वॉल, फंगस के सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, या आपने आर्थ्रोपोड्स देखे होंगे, आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स, ठीक है, या स्कॉर्पियन देखा होगा, है ना। अगर आप उनके बॉडी के ऊपर वाला, या केकड़े देखे होंगे, क्रैब, उनके बॉडी के ऊपर का पोर्शन देखोगे तो दैट इज वेरी टफ। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो ये सेल वॉल हो या फंगस का, या तो एक्सोस्केलेटन, दिस इज मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द काइटिन। इससे बना है काइटिन से। तो व्हाट इज दिस काइटिन? काइटिन क्या चीज है भाई? ठीक है, लेट्स सी, है ना, ये वाला चीज मिटा देता हूँ बेटा मैं। ओके, तो काइटिन्स आर द होमोपॉलीसैकेराइड्स मेड अप विद द एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन सब यूनिट। तो उसमें भी बेटा एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन होता है। ठीक है, उसका ये बहुत बड़ा पॉलीसैकेराइड है, ये भी होमोपॉलीमर है। काइटिन इज आल्सो द होमोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता है, वो कौन सा है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। रिपीटेडली यही मॉलिक्यूल आपको, है ना, एज ए यूनिट देखने को मिलेगा इन केस ऑफ व्हाट, द काइटिन। तो बताओ बेटा, काइटिन होमोपॉलीमर है कि हेटेरोपॉलीमर है? Homopolymer. व्हाट इज द मोनोमर ऑफ इट? एन एसिटिल N-acetyl glucosamine. बस बस, बहुत बढ़िया है यार, कार्यक्रम इच खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो, अच्छा, तो दिस इज वेरी सिंपल, सेल वॉल ऑफ द फंजाई, और ये बहुत टफ होता है, इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म भी है, इवन फंगस है और ये इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें अडेप्टेशन पावर बहुत खतरनाक लेवल का होता है। आज अगर हम एटॉमिक वॉर भी कर देते हैं, ठीक है, पूरा इधर उधर, कल ही आज ही धमकी दी है चाइना ने जापान को कि देखो हम तुमको बॉम्ब से उड़ा देंगे, एटम बम डाल देंगे। तो ये जो चीजें होती है बच्चों, सिंपली अगर ऐसा हो भी जाए तो भी बेटा आर्थ्रोपॉड्स सरवाइव करेंगे। आर्थ्रोपॉड्स, क्योंकि उनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, या फंगस में भी काइटिन का सेल वॉल जो बना हुआ है, दैट हैव द लॉट ऑफ रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, इतना रेजिस्टेंस उनमें है कि वो रेडियो एक्टिव जो रेज भी होती है या इमिशंस होती है, उनको भी संभाल लेंगे। आप इमेजिन करो। ठीक है, आप समझते हो ना ये बात को। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था थोड़ा बहुत बॉम्ब्स के बारे में, वैसे अभी बता सकता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम लोग एक प्रॉपर एटॉमिक इसके अगेंस्ट अगर कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमने एक्सोस्केलेटन्स की स्टडी करनी चाहिए, और ह्यूमंस के लिए भी ऐसे ही शेल्टर्स बनाने चाहिए जो एक्सोस्केलेटन जैसे काम करते होंगे। तो अभी आपके पास में है समय,
है ना, यू आर द emerging scientist of this world, so you can do it. Yes sir. So cell wall of fungi, exoskeleton of arthropods, made up of what is this, the chitin. Now देखो यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्लूकोज अमाइन, दिस इज व्हाट द ग्लूकोज अमाइन देयर, ठीक है, एन एसिटिल ग्रुप उसके साथ में अटैच हो गया है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, एंटायर होमोपॉलीमर ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर तो पूछेंगे नहीं आपको, सो ज्यादा उसमें है ना सोचने वाली बात नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर दी हेटेरोपॉलीमर्स, बट इसके बियॉन्ड क्या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या जो होमोपॉलीमर नहीं है? तो है। अभी तक देखो मैंने हर एग्जांपल आपको होमोपॉलीमर वाला ही बताया, इनुलिन, स्टार्च, सेलुलोज, सब है ना, इवन काइटिन, सारे होमोपॉलीमर है। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर ऐसे भी कोई कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या जो हेटेरोपॉलीमर है? तो आंसर इज यस। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो बेटा हेटेरोपॉलीमर्स ही तो है, ठीक है। देखो शेल्स ऑफ स्नेल्स, ये किस चीज से बने हुए हैं? इवन प्लांट्स में अगर आप देखोगे, एक सादा सा डिफरेंस मैं बता दूं, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज के साथ में ही पाया जाता है, हेमी सेलुलोज। तो बेटा ये हेमी सेलुलोज जो होता है ना, ये हेटेरोपॉलीमर है। हेमी सेलुलोज जो प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है विद द सेलुलोज, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, इट इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज, बट हेमी सेलुलोज इट हैज दैट गैलेक्टोज, अरेबिनोज, ज़ाइलुलोज, ऐसे बेटा जो अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड, देखो मोनोसैकेराइड बहुत सारे हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर, राइबोज, राइबुलोज, ज़ाइलोज, ज़ाइलुलोज, एरिथ्रोज, एरिथ्रिलोज, दैट इज है ना, ये क्या नाम है ना, अल्डोज, कीटोज, है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मतलब ग्लूकोज इज अल्डोज, है ना। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना, उसमें नाम क्या मिलेगा आपको? राइबुलोज। डीएनए पढ़ोगे ना, आरएनए, तो उसमें नाम क्या मिलेगा? राइबोज। तो ये भी 5 कार्बन वाला है, ये भी 5 कार्बन वाला है। डिफरेंस क्या है? ये बेटा उस कीटोज है और ये एल्डोज है। आया समझ में? यस Yes, sir. ओके। तो देखो हेमीसेलुलोज, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डीप उसको पढ़ना चाहते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। नाउ सी हेमीसेलुलोज, राइबुलोज, राइबोज, ये तो शेल्स ऑफ स्नेल्स है, ठीक है। तो ये भी बेटा चीजें बनी कैसी है? नाउ सी, इनमें तो देखो जैसे मैं इवन एल्गी के बारे में बताऊं ना, एल्गी का सेल वॉल मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज इट हैज अ सी, इट हैज अ सेलुलोज, देन व्हाट इज दैट, इट हैज अ गैलेक्टन्स, अभी जो उसने पूछा भी था, and again then mannans and minerals, that means the calcium carbonate, उनके सेल वॉल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट जैसा मिनरल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही जो है इनको मजबूती प्रोवाइड करते हैं यार, ये हमें समझना है पक्का। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर एक्चुअली, मैंने दो ही नाम अभी, दो, एक तो नाम बताया आपको हेमीसेलुलोज, दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। सो प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय, ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एग्जैक्ट हो गया, Peptides. ये देखो है ना, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट वन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेटा, GLUT4 is a protein which can act as a hormone, can act as an enzyme, can enables glucose transport into cells. enables glucose transport. Exactly. Third ये option. तो थर्ड ऑप्शन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्या? नेक्स्ट वन, ओके, पॉलीसैकेराइड्स आर द, ये बहुत आसान है यार, ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? पॉलीसैकेराइड्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ, Sugar. बोलो, शुगर्स। Sugars. Polymers of fructose is, Inulin. ये है ना इन्यूलिन, दिस इज द आंसर, है ना, फ्रुक्टोज, इन्यूलिन। नाउ है ना, हमने अभी तक बात की बेटा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। देखो न्यूक्लिक एसिड के बारे में इवन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, और जो भी उसके पॉसिबल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको
जो लास्ट क्लास में उसमें एक्सप्लेन भी किया था, कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिए थे. So nucleic acids are the other type of the macromolecule that were present in the acid insoluble fraction of the living tissue. ठीक है, देखो अब these are polynucleotides, इनको हम polynucleotide कहते हैं. Together with the polysaccharide and polypeptide, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cells. मतलब देखो किसी भी सेल में अगर हम ज्यादा खोजबीन करेंगे तो हमें सबसे पहले तो ये 3 ही कंपोनेंट मिलते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेंगे. पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स, एंड बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लियोटाइड उसके मोनोमर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो, ये है हाई एनर्जी बॉन्ड वगैरह आपको दिखाई दे रहा है. ये फॉस्फेट ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये है शुगर, राइबोस शुगर, और ये है एडेनिन. तो ये हो गया एटीपी. ये कौन हो गया बेटा? एटीपी. दिखाई दे रहा है कितने फॉस्फेट है? 1, 2 एंड 3. तो है ना, दिस इज व्हाट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसको हमने क्या कहा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. करेक्ट है, सिंपल. नाउ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था. देखो इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एक मोनोसैकेराइडिक कंपाउंड होता है, और होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट. ये 3 चीजें हमें न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलती है. थोड़ा सा स्पीडली जा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने पहले भी आपको बताया है. चलेगा ना? यस, परफेक्ट है. Yes, sir. ओके. द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द कौन से है? नाइट्रोजनस बेसिस है ना, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन, ये सारी चीजें होती है. ठीक है ना. देखो यहाँ पे देखो प्यूरिन्स आपको देखने को मिलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स. तो प्यूरिन कौन से बेटा? देखो एडेनिन है, ग्वानिन है, ये है 2 प्यूरिन मॉलिक्यूल. ठीक है, आपको डिफरेंस दिखने को मिल सकता है. दिस इज व्हाट द NH2 ग्रुप हियर. ठीक है, एंड देन सी यहाँ पे NH है, NH2 यहाँ पे है, N यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पे देखो N और N प्रेजेंट है. तो 1 और 3rd का जो पोजीशन होती है वहां पे बेटा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ये आपको दिखाई दे रहा है. यस और नो? पक्का है क्या? सब लोग Yes, एग्री हो क्या? है ना? अगर हम काउंटिंग कैसे करेंगे इसको. ठीक है, सो विल लेट अस सी दिस वन. है ना, यहाँ पे बहुत छोटा सा डायग्राम है. अब इसके बाद में सब्स्टिट्यूटेड पायरिन्स कौन से, पैरिमिडीन्स कौन से है? साइटोसिन है, थायमीन है और यूरासिल है. अब इनके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. ये सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, ये आरएनए में पाया जाएगा. है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, बाकी सब कुछ सेम है. यस और नो? ठीक है, तो मिथाइलेटेड यूरासिल है, थायमीन. ये भी मैंने आपको बच्चों है ना लास्ट क्लास में समझाया था, मतलब पिछले जो भी क्लास में. नाउ देखो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो होते हैं, बट मोनोसैकेराइड कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कह रहे हैं पेंटोज शुगर. ठीक है, अब पेंटोज या तो राइबोज हो सकता है या तो 2-डीऑक्सीराइबोज होता है. आप डिफरेंस बेटा सेकंड कार्बन पे यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी द डिफरेंस ऑन द सेकंड कार्बन. OH है, राइबोज है, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था C5H10O5. इसका फॉर्मूला लिखेंगे C5H10O4. ठीक है, so you will can see the difference O5 and O4. So where is the difference? You know it. है ना, नॉर्मल है. इसको हमने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज ऑब्वियसली इट इज ऑन द सेकेंड कार्बन. करेक्ट है ना? बढ़िया है. नाउ देखो जब भी हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें, कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, व्हाइल राइबोज इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा डीएनए के बारे में बोला था, बट आरएनए के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता. तो यहाँ पे देखो 2 प्रकार के होते हैं, है ना, उनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी. देखो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप भी हमें देखने को मिलता है. तो जब भी हम लोग फॉस्फेट ग्रुप के बारे में देखते हैं तो ऑब्वियसली ईस्टर बॉन्ड ये बनाता है ना. मैंने आपको बताया था उस बॉन्ड को हमने क्या कहा था बेटा? 2 न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बनता है, that is called as what? The phosphodiester bond. ठीक है, so that phosphodiester bond will be formed. तो ये फिर से वही है,
बट न्यूक्लियोटाइड में आपको हमेशा याद रखना है, एक्चुअली आप देख सकते हो कि दो बॉन्ड होता है। ये एक तो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा कार्बन 1 और जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसके साथ में जो 9th कार्बन आपको दिख रहा है प्यूरिन का, ठीक है, 9th जो पोजीशन है वहां पे बेटा, मतलब 1 9 ये पोजीशन आपको दिख रही है फॉर द एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन बेटा 1 9 पोजीशन बॉन्ड आपको देखने को मिल सकता है। एनीवे ठीक है, तो ये रहा बेटा सिंपल चीज जो हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ व्हाट द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब देखो विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो जब हम लोग प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि यार उसमें इट इज मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स, दे आर द हेटेरो पॉलीमर्स कंटेनिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। एक्चुअली हमें यहाँ देखना क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव टू नोटिस। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, एक एंड पे एन टर्मिनल है, एक एंड पे सी टर्मिनल है। दिस इज एन एन टर्मिनल एंड दिस इज अ सी टर्मिनल। अब ये एन और सी टर्मिनल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है, ठीक है। बट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, वैलिन है, सिस्टीन है। यहाँ सिस्टीन है तो सिस्टीन सिस्टीन के बीच में यहाँ पे आपको बेटा है ना डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हुए आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो सल्फर कंटेनिंग कंपोनेंट है। तो इस तरह से प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अमाइनो एसिड्स के पोजीशंस की वजह से, है ना। राइट नाउ अब थोड़ा ध्यान देना यार, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हम लोग अलग अलग वे से हम देख सकते हैं। जैसे देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर कैसे क्या कहते हैं, द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिर्फ हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को रेफर करते हैं जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब किसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है क्या है, तो ये एंटायरली प्योर केमिस्ट्री है बच्चों, प्योर केमिस्ट्री, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बना रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्या हो रहा है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कैसा है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो क्या करेगा, ऑलवेज राइट 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल। अब उस ऑर्गेनिक में क्या होता है, हमें करना क्या है, देखो बायोलॉजिकली सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है बेटा वो एक्टिव कंपोनेंट है, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके फंक्शनल एक्टिविटी के साथ में। मतलब फंक्शन और स्ट्रक्चर ये दोनों ही रिलेटेड चीजें हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे भी देखते हैं, अगर आप कोई भी चीज देखो, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन अगर बेटा डेफिनेटली इट वांट टू फ्लाई, इट शुड बी स्पिंडल शेप होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली एयर का जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, उसको बेटा प्रॉपरली हैंडल कर सके। तो ये जो चीज है स्ट्रक्चर, वैसे ही बेटा हमारे सेल के अंदर इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल है और उनका प्रॉपर फंक्शन होता है। So organic chemists always write a 2 डायमेंशनल view of the molecules while representing the structure of a molecule, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, या तो हम लोग फार्मूला लिख देते हैं सीधा, या तो जैसे हम रिंग बना देंगे यार बेंजीन का या नेफ्थेलिन का, है कि नहीं। तो दिस वे वी सी इट ऑर्गेनिक, है ना। बट फिजिसिस्ट कैसे देखेगा, फिजिसिस्ट कंजूर ऑफ द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल व्यू देखेगा, ठीक है। क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू से ही उसका फंक्शन हमें समझ में आ सकता है। बायोलॉजिस्ट बेटा देखो डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। मतलब आप देखो 2D 3D से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 4D आ जाएगा। 4 मतलब 4D भी नहीं बोल सकते, ठीक है, इट्स नॉट द करेक्ट टर्म टू यूज, वी से इट एट द 4 लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोटीन्स के बारे में जब भी हम लोग देखेंगे तो ये आपने शायद ही कभी अगर देखा होगा, ठीक है, इफ यू हैव सीन दिस स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये ऑब्वियसली इसके क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, ठीक है। आज आप लोग जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हो, तो हम तो यार मशीन्स को ये प्रोग्राम करके दे रहे हैं कि देख कि अमीनो एसिड सीक्वेंस ऐसा होता है, अब तू ही बता कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बना सकता है ना, कितने प्रकार के इंटरेक्शंस पॉसिबल है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस कितने बन सकते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे
जो भी है वीक बॉन्ड्स बन सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ये सब का अंदाजा लगा करके तुम्हारा यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बना के दिखाओ। सो एक ही प्रोटीन बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल हो सकता है। राइट नाउ देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बंध गया, हो गया। द सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड दैट इज द, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ये है और एंजाइम्स है ना, इनके ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, एवीपीवाई हो, इनमें। ठीक है, इसको बड़े ही ध्यान से प्यार से समझ लो। देखो द सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट हमें 4 लेवल समझनी है, कुछ नहीं। द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन, अब पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे है, या तो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा है। जैसे अभी नंबरिंग दिए 1 and 5 and then 15 and 10 and 20, इस तरह से। ठीक है, मैं आपको एक सीधी बात बता के रखता हूँ, कोई भी जो नया नया बना हुआ प्रोटीन होता है उसका पहला अमाइनो एसिड हमेशा मिथियोनिन होता है, ये आप नोट कर सकते हो, है ना। अगर आपको कोई भी पूछे कि विच शुड बी द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एनी प्रोटीन, आंसर इज मिथियोनिन। ठीक है, अब इसका आंसर डेफिनेटली जेनेटिकल मेकअप में है, मॉलिक्यूलर जो कॉपिंग होती है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, उसी में है, तो हम वो मैकेनिज्म समझेंगे धीरे धीरे। बट अभी मैं आपको इतनी सीधी बात पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या आप बता सकते हो एक नेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड बनता है, नेसेंट मतलब अभी अभी पैदा हुआ है, उसका कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, तो बेटा एक नेसेंट पॉलीपेप्टाइड होगा, उसका फर्स्ट अमीनो एसिड पॉसिबली क्या होता है। तो आंसर क्या है बेटा आपका? मिथ्योनिन। मिथ्योनिन, याद रखना। अगर वो बैक्टीरियल है, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोटीन है, तो उसमें होता है बेटा फॉर्मिल मिथ्योनिन। क्या होता है? फॉर्मिल मिथ्योनिन, है ना, फॉर्मिल ग्रुप होता है, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मिल मिथ्योनिन, इस तरह से बेटा उसका अमीनो एसिड थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, बट पहला वाला ही होता है, बाकी दूसरे मिथ्योनिन उसके नहीं होते। सो in eukaryotic cell it's a methionine, in prokaryotic cell it is a formyl methionine, that's it। ठीक है, सो बढ़िया है बहुत, है ना, आप थोड़े थोड़े नजदीक पहुंच रहे हो, आप भी कोवैक्सीन बना सकते हो। ठीक है, लो भाई यहाँ पे आते हैं सी, सिंपल है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा अमाइनो एसिड की चेन है यार, कुछ नहीं बाकी, है ना, एक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड जो बना उसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, नथिंग एल्स। देखो a protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid। now understand this, देखो ये लाइन है ना, अमाइनो एसिड्स की लाइन है, दिस इज एन अमीनो एसिड्स की लाइन ऑब्वियसली। ठीक है, आप हमेशा ये नोट करना कि उसके जो भी मतलब प्रोटीन्स होते हैं, है ना, उनमें ऑब्वियसली बेटा दोनों तरफ 2 एंड होंगे, है ना, एन टर्मिनल एज वेल एज व्हाट द सी टर्मिनल, दैट्स इट, सिंपल, पक्का। हमेशा इनिशियल लेवल पे हम लोग एन लिखेंगे और आखिरी में हम लोग सी टर्मिनल लिखते हैं। जब भी आप लिखोगे सो यू हैव टू राइट इट डाउन। अब ये रूल्स हमने क्यों बनाए हैं? क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशंस बनाना चाहते हैं 3D 2D अलग अलग प्रकार के, ठीक है, तो उसको बेसिस बना करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, एनीवे सो देखो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे डायग्राम में, तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो है दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट यही पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो इस तरह से कॉइल होता है, उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट, आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ शीट, या देखो ये ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म द हेलिकल स्ट्रक्चर्स और द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग बीटा प्लेट कहते हैं या बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं या अल्फा हेलिक्स कहते हैं। सो जब ये अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट जो अरेंज होते हैं एक के से दूसरे के साथ में, है ना, पोजीशंस में, जहां पे देखो तो ऐसे प्रॉपर एक गोल स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग समझते बेटा, चलो यहाँ पे नोटिस करते हैं। सी द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो अभी आपने शायद नोटिस किया होगा, मैंने लिखा भी था, जब भी मैं ये कहता हूँ
इधर मैं N लिखूंगा, करेक्ट है, याद रखना है, और यहाँ पे मैं C लिखूंगा। तो पहला हमेशा N टर्मिनल होगा, ठीक है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए N टर्मिनल अमीनो एसिड, मतलब जहां जिस साइड में मिथियोनिन होता है वो कौन सा टर्मिनल होना चाहिए? एंटर। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो क्या है कि आप जैसे ही आगे जाओगे, है ना, बायो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है बेटा। इंडिया में तो उतना कुछ है नहीं अभी फिलहाल, बट देखो फॉरेन कंट्रीज में जाओगे आप लोग तो ये एक बहुत बड़ा इमर्जिंग फील्ड है, लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे, सो यू विल सी द एंड टर्मिनल इज दिस पॉइंट, है ना, इसमें ही सारे नोबेल प्राइज मिल रहे हैं आजकल मेडिसिन के। The last amino acid is called the C-terminal amino acid. Okay. Now, okay. तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख सकते हैं कि the thread is folded in the form of the helix, similar to the resolving staircases. तो ये helical coiling भी कर सकता है, चैन जो है वो। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. तो ऐसा रॉड जैसा वो होता नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये हर जगह पे टर्न करेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के जो भी आर ग्रुप्स होते हैं वो एक जैसे तो है नहीं, ठीक है। तो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, कोई बेटा पोलर है, कोई नॉन पोलर है, कोई एसिडिक है, कोई बेसिक है, कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई निगेटिवली चार्ज, इसके वजह से जब भी जो जो अमीनो एसिड पास में आएंगे, जिनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, वो कहीं नहीं बेटा, या तो आप एक दूसरे को खींचेंगे या रिपेल करेंगे या एक दूसरे के साथ अलग प्रकार के बॉन्ड भी बना लेंगे। तो इस वजह से वो कभी भी ऐसे स्ट्रेट चेन तो रह नहीं सकता, इट विल बी ऑलवेज फोल्डेड लाइक दिस। यस, समझ रहे हो? तो हमेशा वो फोल्ड करते हैं, बात क्लियर है ना? नाउ ओके, so only some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. तो बेटा क्या पूरा का पूरा हेलिक्स होता है? नहीं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ये है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, वो बन गया बच्चों एक हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। बट ये वाला जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना, ये वाला नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह से वो बीच बीच में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, पक्का है? सो दैट्स इट, आगे बात करते हैं। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। तो जब भी आपको हेलिक्स देखने को मिलेगा तो इट इज ऑलवेज अ राइट हैंडेड हेलिक्स। जब आप डीएनए के बारे में बात करते हो तो डीएनए का कॉइलिंग कैसा होता है, कौन बताएगा मुझे? लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होता है या राइट हैंडेड कॉइलिंग? एनीवन नोस इट? आपने कभी डीएनए देखा है? हैव यू सीन द डीएनए? इस तरह से होता है। सो कैसा कॉइलिंग होता है उसका? लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग हो रहा है या राइट हैंडेड कॉइलिंग हो रहा है? सो विल सी दैट राइट नाउ। सी, यहाँ पे हमें याद रखना है कि इट्स अ राइट हैंडेड कॉइलिंग। प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर प्रेजेंट, अल्फा, ठीक है, इसको हम अल्फा कहेंगे, ठीक है। नाउ सी दिस वन। तो देखो यहाँ पे बेटा हम लोगों को सिंपली चीजें देखने को मिल रही है। देखो ये है राइट हैंडेड कॉइलिंग, ठीक है, ओके। तो मैंने भी आपको लेफ्ट हैंडेड बना के दिखाया था, ठीक है। सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। सो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स एज वेल एज व्हाट द राइट हैंडेड हेलिक्स, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, बट इट इज ऑलवेज अ राइट हैंडेड हेलिक्स इन केस ऑफ व्हाट द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ओके। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर क्या होता है? प्रोटीन थ्रेड्स आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो कैसे बनेगा, यहाँ देखो, ठीक है। आई वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग। सी, मैं आपको नॉर्मल पॉइंट बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। ये देखो, ये अमीनो एसिड्स है, ये है प्राइमरी चेन ऑफ द अमीनो एसिड, दिस इज द प्राइमरी चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, इट कैन कॉइल। अब ये वाला पोर्शन हो सकता है इसने अपने आप को कॉइलिंग कर दिया। नाउ सी, जैसे ये कॉइल बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ जो अमीनो एसिड्स है और यहाँ जो अमीनो एसिड्स है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अमीनो एसिड्स होंगे। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं अपने, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, आप नोट कर सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, बट
जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, जैसे हेलिकल भी बना हुआ है, देखो ये हेलिकल बना, ठीक है, ये हेलिकल बना, यहाँ एक अमीनो एसिड है, यहाँ एक अमीनो एसिड है, यहाँ एक है, यहाँ एक, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक है ना सिंपल डिफरेंस बताओ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली हैव द पेप्टाइड बॉन्ड, but secondary structure have peptide as well as the hydrogen bond. Everyone is clear? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर शायद हम लोगों ने बोला होगा, मान लेते हैं ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये चैन है, इसने क्या किया, इस चैन ने इस तरह से फोल्डिंग किया, वापस आया, यहाँ पे वापस ऐसे गया, फिर आया, ऐसे बनाया, ऐसे कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि ये जो एक चैन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से ये अल्टीमेटली एक ऐसे प्लेट जैसे बन जाता है। ये हेलिकल तो बनता नहीं है, तो फिर भी देखो पेप्टाइड बॉन्ड है और इनके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। बट क्योंकि ये प्लेट बनाता है, तो प्लेट बनाता है तो क्या करता है कि ये वाला जो है, ये भी बेटा इसके साथ, मतलब है ना, ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज हो जाते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे और इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस व्हेन बीटा प्लेटेड शीट आल्सो फॉर्म्स, तो उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, बट उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो क्या होता है कि उनको हम लोग बोलते हैं कि इंटरचेन। इंटरचेन का मतलब है कि ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, इनके बीच में जब हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो वो क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये देखो, ये एक ही चेन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मतलब अगर कोई आपको बहुत ज्यादा केवीपीओ में डिटेल में पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड के डिफरेंस ऑफ द बीटा, है ना, बीटा शीट एंड द अल्फा हेलिक्स, तो आपको डिफरेंस बताना है, आप नोट कर सकते हो। बीटा शीट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो होती है बेटा इंटरचेन। इंटरचेन मतलब इंटर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, इस तरह से। बट जब अल्फा हेलिक्स में जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं इंट्रा चेन, मतलब इंट्रा पॉलीपेप्टाइड। ऐसा बस आपको, है ना, क्लियरली देखो, इसमें आप बहुत क्या बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ सके। तो नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका एक इमेज दिखाऊंगा, ताकि आपको ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना, ये आपको समझ में आए, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बेटा क्या अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, है ना, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? Yes, तो sir. आंसर है Yes, sir. यस सर। ओके, मैं बोलूंगा क्या ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं, तो Yes, आप sir. बोलोगे Yes, यस sir. सर। इंट्रा और इंटर, है ना, इंटर पॉलीपेप्टाइड और इंट्रा पॉलीपेप्टाइड, या इंट्रा चेन और इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा इज फॉर द अल्फा हेलिक्स एंड Alpha helix. इंटर इज फॉर द बीटा शीट, करेक्ट है? ओके, नाउ आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। ऑब्वियसली इसमें बॉन्ड बढ़ेगा, कोई ना कोई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो जब भी हम टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है ही नहीं, मतलब वो नॉन फंक्शनल है। अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है तो कुछ काम नहीं कर रहे, वो उतना काम के है ही नहीं। वो तब तक काम के नहीं बनते जब तक वो अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं बना लेते। दे मस्ट फॉर्म देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तभी बेटा हम लोग एक्टिव एंजाइम या एक्टिव प्रोटीन उनको कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम तभी काम करते हैं जब वो अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए तो हम लोग बेटा इतना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे, कि प्रोटीन्स के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझ पाए जो फंक्शनली एक्टिव हो। यस और नो, है ना? सो देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं लोग। ओके,
सो लेट्स यहाँ पे थोड़ा सा, सो सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन, देखो यहाँ पे मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, ये देखो ये है बेटा, बच्चों ध्यान देना, ये है प्राइमरी, ये है एन टर्मिनल, ये है सी टर्मिनल। नोटिस करना मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ बेटा, ये है प्राइमरी का इतना पोर्शन, रेड कलर छोड़ दिया मैंने, ये है इतना पोर्शन, और ये देखो, समझ रहे हो आप, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी क्लियर, थोड़ा ध्यान देना। अब ये प्राइमरी में मैंने ग्रीन और येलो, सॉरी ग्रीन एंड रेड मैंने कलर दिखाया। व्हाट आई विल डू, यू नो, जो ग्रीन पोर्शन है ना उसको मैं कॉइलिंग कराता हूँ, दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। बट उसके तुरंत बाद जो रेड वाला पोर्शन है ना वो बना रहा है बीटा प्लीटेड शीट। अगेन देन जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो बना रहा है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अगेन जो रेड वाला पोर्शन है वो बना रहा है बीटा प्लीटेड शीट। अगेन बेटा जो है रेड वाला, चलो ग्रीन वाला है तो वो बना देगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आपको दिखाई दिया, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यस एवरीवन, ये क्या है बेटा, इसी चीज का सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। नाउ ये टर्शरी स्ट्रक्चर भी बनाएगा, कैसे बनाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे, यहाँ पे पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड थे। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा मतलब क्या करेगा, ठीक है, जस्ट सी इट। यहाँ देखो, ये ग्रीन वाला इधर आ गया, ये बीटा प्लेटेड शीट ने यहाँ पे प्रॉपर अरेंज कर दिया है ऐसे ऐसे। फिर बेटा ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे अरेंज हो गया लाइक दिस वन, ठीक है। एंड देन बेटा यहाँ पे फिर से ये मुड़ करके फिर से बीटा प्लेटेड शीट अरेंज हो गया है। तो ये हो गया बेटा उसका जो भी मॉलिक्यूल है उसका बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जो ऐसा फैला हुआ था उसने प्रॉपर एक राउंड है ना ऐसा 3D स्ट्रक्चर अपना बना लिया है, जो मैंने अभी भी आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। जो एक्चुअली 3D उसके मॉडल्स थे वो मैंने दिखाया आपको। तो इस तरह से, बट इनके बीच में क्या होगा, जो भी वीक वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये है इनके बीच में बॉन्ड्स आपको है ना बनने शुरू हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो वीक जो फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर जो होता है ना, वो जो है बेटा वो काम करते हैं। जो जो कंपोनेंट प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक है वो सेंटर में चले जाएंगे, जो जो बेटा हाइड्रोफिलिक है वो बाहर बाहर एक्सपोज करेंगे। इस तरह से 3D व्यूज बनते हैं इन सारे प्रोटीन्स के, ठीक है। तो कौन से बेटा बॉन्ड इंक्रीज हो गए टर्शरी में, बॉन्ड क्या इंक्रीज हो, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक जो फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस, हाइड्रोफोलिक या पोलर नेचर वाले फोर्सेस होते हैं, ये सारे जो बन मिला करके क्या हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर यहाँ पे कहीं पे भी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहीं पे भी अगर डाइसल्फाइड है तो यहाँ डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बन जाते हैं, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा, है ना। डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाएंगे विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल पॉइंट है, इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। बट ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर पे भी काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये मिटा दूं मैंने जो डायग्राम बनाया है, यस Yes, sir. है ना, ओके। नाउ देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है आपके ब्लड में, आरबीसीज में, उसमें क्या होता है, देखो ये एक तो है इस तरह से अल्फा चेन, ये है, ठीक है, और फिर उसी के बाजू में होता है बीटा चेन, और एक है बेटा यहाँ पे एक अल्फा चेन एज वेल एज व्हाट द बीटा चेन, सॉरी द बीटा चेन, मतलब अल्फा अल्फा बीटा बीटा। तो ये था बेटा बीटा चेन जो बनी है, ये उसका 3D बना, इसका भी 3D बना, इसका भी टर्शरी बना, इसका भी। तो ये एक एक पॉलीपेप्टाइड है जो कॉइल हुए, जैसे अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। बट ये फंक्शनल नहीं है। तो जब ये दो अल्फा और दो बीटा एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और इस तरह से बेटा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको टर्शरी कहेंगे क्या, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, द फोर्थ लेवल, ठीक है। नाउ द हीमोग्लोबिन विल वर्क। आपके बॉडी में, आपके मसल्स में एक मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, जिसमें, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या करता है,
वो भी बेटा ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर है जो एक्टिव है। बट आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड। ये कैसा बना हो बेटा? सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड से बना। तो बेटा मायोग्लोबिन बनने में क्या क्या हुआ? पहले प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना, रुक गया, काम करना शुरू। बट हीमोग्लोबिन में क्या क्या हुआ? प्राइमरी बना, सेकेंडरी बने, टर्शरी बने। टर्शरी 4 बन गए, बीटा चेन के 2, अल्फा चेन के 2, और ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ गए बाय द सल्फाइड ब्रिजेस एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। तो ये बना एक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। आर यू क्लियर? अरे क्लियर है? क्वाटरनरी समझा सकते हो एक और बार? हाँ, क्वाटरनरी बिल्कुल सिंपल है। सर हाँ, सर टर्शियरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स कौन से होते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर में वंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस एज वेल एज द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके सर। बट डाइसल्फाइड ब्रिजेस है ना इंट्रा पॉलीपेप्टाइड, मतलब खुद के ही अंदर बेटा वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएगा। यहाँ पे भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनेंगे एक दूसरे को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉलीपेप्टाइड पहले अलग बना, ये अलग बना, ये अलग बना, ये अलग बना, चारों अलग अलग बने, है ना। जब तक उनका टर्शरी स्ट्रक्चर बना तब तक वो अलग ही थे। बाद में आफ्टर फॉर्मिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर दे कंबाइंड। ठीक है, और जब वो कंबाइन हो तब वो फंक्शनल हुए। आर यू श्योर? यस सर। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, तो some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits. The manner in which these individuals folded polypeptides or subunits arranged in the protein gives the quaternary structure of a protein. उसी को हम लोग quaternary structure कहते हैं। देखो, linear string of the spheres arranged one upon each other in the form of cube or plate etc. मतलब देखो ये बहुत वेग है, मैं डायरेक्टली आपको चीजें बताना चाहता हूँ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब वो इतना प्रॉपरली एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं। इवन आपका बेटा जो इंसुलिन है उसमें भी पता है 2 चेन होते हैं, एक होता है ए चेन और एक है बी चेन। ठीक है, तो मतलब इंसुलिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ द 2 पॉलीपेप्टाइड्स। अच्छा, आपके बॉडी में पता है इम्यून सिस्टम है, मतलब हम लोग वैक्सीन इतना बना रहे हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं, तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन होते हैं। तो एंटीबॉडीज में क्या होता है, 2 हेवी चेन्स होते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हेवी वाला, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है ये भी हेवी वाला है, 2 हेली। तो इनके बीच में पहले तो कनेक्शन होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। उसके साथ साथ बेटा 2 और चेन होते हैं जिनको हम लोग लाइट चेन बोलते हैं, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं बाय दिस वे। तो आपको इस प्रकार का बेटा एंटीबॉडी बनते हुए दिखाई देता है। कभी आप देखना एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे वाई शेप्ड होते हैं। ठीक है, हैव यू सीन? मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपको, आपके सामने ही स्ट्रक्चर है बेटा। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स आर देयर इन एंटीबॉडी? हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स आर देयर इन एंटीबॉडी? बोलो कितने पॉलीपेप्टाइड है? 2. The answer is 4. How they are 4? 2 light polypeptides, ये छोटे वाले जो ग्रीन बनाया मैंने, एंड 2 heavy polypeptide जो पर्पल कलर के बनाए मैंने। दिख रहा है आपको? पहले 2 बनाए मैंने, है ना। दिस इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, वैसे ही मैंने जैसे हीमोग्लोबिन अभी बनाया था तो उसमें भी मैंने बेटा 4 ही सब यूनिट बनाए थे। करेक्ट है, 4 सब यूनिट है कि नहीं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन। करेक्ट। Okay. So 2 alpha chain as well as what the 2 beta chain ऐसे बेटा
है ना? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, तो मैं प्रोटीन्स के बारे में ये नॉर्मल पॉइंट आपको बता रहा था कि जब भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है, ऐसे 4 बेटा लेवल पे वो काम करता है। प्राइमरी पे वो इनएक्टिव है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड की चेन बनी, ठीक है। फिर बेटा उन्होंने एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके या तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या तो बीटा प्लेटेड शीट बना लेते हैं, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से एक एंटायर पॉलीपेप्टाइड वीक वंडरवल ऑफ फोर्सेस, है ना, पोलैरिटी और है ना केमिकल इंटरेक्शन, इनके वजह से वो फोल्ड हो जाते हैं, एक ग्लोब्यूल बन जाते हैं, गोल स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, या तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक टर्शरी 3D व्यू आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड। अब या तो वो फंक्शन करेंगे या तो वो क्या करेंगे, है ना, किसी दूसरे पॉलीपेप्टाइड के साथ में, मतलब 3Ds के साथ में कंबाइन होंगे। जैसे कि यहाँ पे एंटीबॉडी मैंने बनाया है, ये अलग से बना, ये भी अलग से बना, ये भी अलग से बना, ये भी अलग से बना, चारों अलग अलग बने, फिर चारों एक दूसरे के साथ असेंबल हो गए ताकि वो फंक्शनली एक्टिविटी कर सके। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आर यू श्योर? Yes, आर यू sir. श्योर? Yes, यस, sir. बहुत बढ़िया। ओके, सो तो बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। आपके सामने यहाँ पे है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे देखो अल्फा चेन और है ना ये एक अल्फा चेन है, यहाँ बीटा चेन, ये एक बीटा चेन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और सेंटर में बेटा आयरन कंटेनिंग जो हीमो ग्रुप है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो, ठीक है। सो इट हैज दैट हीमो ग्रुप कंटेनिंग, यहाँ पे आपको ये होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, so two of these are identical to each other, 2 alpha 2 beta, hence 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type together form the human hemoglobin। so आगे बेटा हम लोग क्वेश्चन की तरफ। now the building blocks of the nucleic acids are, obviously आंसर बड़ा ही आसान है। बिल्डिंग ब्लॉक कौन है बेटा, न्यूक्लिक है ना, वो कौन से है, अमीनो Nucleotide. एसिड्स, Amino acid. न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल सही बात है, आंसर इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, heterocyclic compounds in a nucleic acid is, कौन से होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स न्यूक्लिक एसिड में? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, Nitrogen. है ना। कौन कौन से 2 टाइप बताए मैंने, प्यूरिन एज वेल एज Purine. पेरिमिडीन। Amen. तो L. यहाँ पे कौन है, बिल्कुल बेटा प्यूरिन इज द आंसर, बराबर है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है न्यूक्लिक एसिड में। उसके बाद इन ए प्रोटीन थ्रेड लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड, लास्ट अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल, बी टर्मिनल, सी टर्मिनल, C ए टर्मिनल, terminal. सी टर्मिनल। C terminal. बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन। सर हाँ बोलो। सर वो जो प्योरिन का आपने आंसर बताया था उसका क्वेश्चन क्या था सर? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, है ओके ना। सर। जब भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड देखते हैं तो उसमें देखो शुगर होता है ना, और फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। यस और सर। नाइट्रोजनस बेसिस के 2 टाइप है ना, प्यूरिन और पेरिमिडीन, बराबर है। हाँ सर समझ गया। ओके, अभी देखो 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज, क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, Tertiary structure. Tertiary structure. Tertiary. बहुत बढ़िया। Tertiary. नेक्स्ट, ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन्स, कितना आसान क्वेश्चन। 2 बोलो। alpha chain. 2 alpha chains and 2 2 alpha beta chains chains. and beta chains, ओके ओके। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने नॉर्मल देखो, हाँ बोलो ना। केमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं और आपको ये समझना है। अच्छा ये आप सब ये ग्रुप में हो ना आप लोग, तो मैंने आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स के जी, जी, क्वेश्चन जी, भेजे हैं, हाँ सर। है ना। हाँ सर। अब मैं, हाँ तो आपको करना क्या है, अभी वो क्वेश्चंस करो। क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस पता है एनसीईआरटी बेस्ड है। कैसे है वो? एनसीईआरटी बेस्ड है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन दिखाए थे आपको इवन केवीपीवाई में, तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस को पूछते हैं, सादे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा मुश्किल होते नहीं है
है ना। मुश्किल वाले क्वेश्चन जो आखिरी के जो होते हैं ना 5 क्वेश्चन उसमें होते हैं, है ना, 2 मार्क्स वाले। बट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपका पहला टारगेट है कि आपको पहले 1 मार्क वाले जो स्कोर करने, समझ रहे हो ना, स्ट्रेटेजी मैंने समझाई थी, है कि नहीं, याद है? Yes, sir. ओके। तो हम लोगों ने बात की थी कि हाँ 1 मार्क वाले जो भी होते हैं ऐसा, है ना, उनको पहले टारगेट करना है। 2 मार्क्स वाले के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हुए हैं या ओलंपियाड के जो क्वेश्चन हुए हैं, है ना, जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत पोर्शन में ले लूंगा, फिर मैं वो क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। मतलब ये क्वेश्चन है, इसका लेवल है, इसका आंसर ऐसे मैं सोचता हूँ, तो आपके वो उतना लॉजिक भी बनेगा यार। आप समझ रहे हो, है ना। मैं अगर कितना भी ये पढ़ाता रहूँ ना, उसका उतना बेनिफिट नहीं है। जब मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करके दिखाऊंगा तब आपका वो आएगा, अच्छा मुझे ऐसा सोचना है, ये करना है। नहीं तो देखो, जितना टाइम हमारे पास में उतने में तो सिलेबस होता नहीं है। एग्री? Yes, हेलो, yes, sir. है ना। तो हमें तो ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है जिससे आपको जो भी क्वेश्चंस आए आप उसको कर सको। अब ये चैप्टर बड़ा ही बेसिक है यार, केमिकल कंपोनेंट है, तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये जो है सारी बातें बताई। ओके, नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, देखो इसके बाद में अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं बच्चों, नॉर्मल पॉइंट पे आते हैं। सी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, वो है बेटा जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है एंजाइम्स। क्या है? एंजाइम। ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, बायोमोलिक्यूल के। ठीक है, अब देखो एंजाइम। ठीक है, किसी ने मुझे एक मैसेज भी भेजा था, सर कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, ये वाला जो यूनिट है 11th स्टैंडर्ड का, उसको आप पढ़ो। ठीक है, वो जरूरी है। अगर आप हो सके तो फिर बेटा आपको बाकी भी चीजें पढ़नी है। ठीक है, बट बाकी चीजें कैसे पढ़नी है, विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, उससे रिलेटेड ही पूछना है, समझना है। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमें एंजाइम्स के बारे में समझना है। नाउ देखो, अगर हम सिंपल नोट्स इसके बनाना चाहते हैं तो एंजाइम है क्या। एंजाइम होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब यार ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, ऑब्वियसली दे इंक्रीज द, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको वो बढ़ा देते हैं। एक बात हमें ये भी समझ में आनी चाहिए, दूसरा एक पॉइंट है कि ऑल एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो दुनिया में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं सारे बेटा प्रोटीन्स है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, इज देयर एनी एक्सेप्शन? सो एक्सेप्शन इज राइबोजाइम। ओहो, क्या हो गया? एक्सेप्शन इज द राइबोजाइम। तो राइबोजाइम जो होते हैं ना, वो होते हैं, है ना, आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि एंजाइम जैसा काम करते हैं। तो देखो ये एक सिंपल पॉसिबल क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम जैसा रोल प्ले करता है, तो आपका आंसर होगा यस, है ना, राइबोजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो देखो राइबोजाइम एक्चुअली, है ना, ये होते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट द राइबोजाइम। तो हम लोग डीएनए और आरएनए को एक और बार पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट ही ये है कि हम लोग इसके बाद में सेल, सेल डिवीजन और उसके बाद में जेनेटिक्स, ठीक है, उसके जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी वाले आते हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी ताकि आप सारी चीजों हैंडल कर सके। नाउ सी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एक्सेप्शन इज द राइबोजाइम। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात है। ओके, एंजाइम्स करते क्या है, नॉर्मल बेटा बहुत ही सिंपल है। आप जानते हो
कि सपोज यार ये कोई रिएक्शन है A+B ये रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा AB नाम का प्रोडक्ट। A+B विल गेट द AB। यस, अगर AB मिलता है यार, तो मान लो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यार वो तो रिएक्शन है, ये सिंपल एक रिएक्शन है, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन जो कि सेल के अंदर होती है। ओके, A+B विल गिव दैट। तो ये है दो रिएक्टेंट, ठीक है, या तो हम लोग बोलते हैं इनको सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये है प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब मैं आप सबसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। मान लेता हूं कि वो प्रोडक्ट जो बना उसमें जो एनर्जी स्टोर की जा रही है ना, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ए एंड बी, है ना। इसका मतलब एनर्जी आई कहां से, कहीं से बाहर से आई है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द ए एंड बी इज लेस एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट हैविंग द मोर एनर्जी। तो बेटा आप क्या बताओगे, ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। फिर से सर सुनो ना, मैंने क्या बोला, एंडोथर्मिक मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट हैव द मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। ये कैसी है रिएक्शन, ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज दिस रिएक्शन, है ना। ऑब्वियसली बेटा ये, ओहो पेंसिल चार्ज करना भूल गया। ओके, तो ऐसे रिएक्शन को मैं एंडोथर्मिक कहता हूं। मैं एक वर्ड आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, है ना, मैं लिख नहीं पाऊंगा बट आई विल टेल यू द वर्ड है एंडोर्गोनिक रिएक्शन। व्हाट इज द एंडोर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो। एंडोर्गोनिक रिएक्शन का मतलब होता है एनी केमिकल रिएक्शन विच टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, बराबर है। कोई भी सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा, सराउंडिंग से जो भी एनर्जी आ रही है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो भी एनर्जी है उससे बेटा वो एनर्जी ले लेता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है। वैसा ही एक्सोर्गोनिक होगा। एक्सोर्गोनिक का मतलब क्या है, एक्सोर्गोनिक का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन, ठीक है, अपनी एनर्जी लॉस करेगा इन द सराउंडिंग, एक्सोर्गोनिक, एंडोर्गोनिक। नाउ आई विल टॉक इन बायोलॉजिकल सेंस। बायोलॉजिकल सेंस में अगर मैं बात करूं, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सर इट इज एन एंडोर्गोनिक प्रोसेस, करेक्ट, बिल्कुल। व्हाई? because sir the light energy is actually grabbed and then it is stored in the organic molecules. अरे कहाँ स्टोर करी जाएगी सर, कार्बन कार्बन बॉन्ड में स्टोर करेंगे। वेरी गुड, ओके। मतलब है ना, जो सराउंडिंग में एनर्जी है, बाहर जो एनर्जी है एटमॉस्फेयर, उसको ला करके मैंने एक ऑर्गेनिक एंडोर्गोनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर कर दी। आर यू श्योर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. है ना। So photosynthesis is an endorgonic process. Okay, I will tell you. There is a respiration process. What I will do in the respiration? Respiration is, that is the oxidation of the glucose molecule. अच्छा, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब क्या सर, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हम लोग। किसके बॉन्ड को सर? ग्लूकोज के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ना, उनको ब्रेक करते हैं। अरे वाह, अगर ऐसा होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में तो बॉन्ड एनर्जी है, वो कहाँ गई सर? निकाल के फेंक दी, रिएक्शन हुआ, एनर्जी इज लॉस्ट एंड इट इज गिवन टू द अदर मॉलिक्यूल्स। अरे दूसरे मॉलिक्यूल को दिया, कहाँ पे सर? एटीपी में जमा कर दिया। वेरी गुड। इसका मतलब इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को, रेस्पिरेशन को मैं क्या बोलूंगा? एक्सोर्गोनिक, करेक्ट है, बराबर है। तो सराउंडिंग को थोड़ी दे रहा है, सराउंडिंग ही है ना, बाकी भी मॉलिक्यूल सराउंडिंग ही तो है। अच्छा वैसा, हाँ ठीक है ना, मैं एक मॉलिक्यूल ही तो हूँ इस पूरी दुनिया में। इफ यू स्टडी द एंटायर यूनिवर्स, व्हाट वी आर नथिंग। यस और नो? तो इस कंपैरिजन में आप देखो, आपको समझना ये है कि एंडोर्गोनिक, एक्सोर्गोनिक ये चीजें हैं, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ, तो बेटा इसको फिर एक्सोर्गोनिक तो कह नहीं सकते क्योंकि उसने एटीपी में जमा कर दिया, है ना। तो इस चीज को मैं समझाता हूँ, कैसे समझाऊंगा देख लो।
बड़ा ध्यान से सारी चीजें देखो, बात क्या पढ़नी है। देखो, इफ आई विल टॉक अबाउट दिस ग्लूकोज, ओके, what is the formula, sir? C6H12O6. Okay, can anyone of tell me how much energy is there in the glucose? 48. क्या, कितना, how much energy is there in the glucose? So answer is, glucose have, suppose glucose when react with the oxygen, 6 molecules of oxygen, okay, it will give the 6H2O, 6CO2, and 686 kilocalories of energy. Oh my god, this much energy it releases. समझ रहे हो आप लोग, ग्लूकोज से कितनी एनर्जी निकलती है बच्चों? हाउ मच एनर्जी? 686 calories. बहुत बढ़िया। अब मैं एक बहुत बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। नाउ इसको मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन? Aerobic respiration. So I will calculate it. Sir, मैंने सुना है कि जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो उससे टोटल 38 एटीपी मिलते हैं, बराबर है क्या? Yes sir. हाँ सर, यस ये सुना है सबने? Yes सर। sir. नाउ आई विल क्लियर है, थोड़ा ध्यान दो। देखो, ये है बच्चों राइबोस शुगर, ये है उसका एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस, मैं एडेनाइन लिख देता हूँ। ये है बेटा पहला फॉस्फेट बॉन्ड, ये है बेटा, है ना, ये है सेकंड फॉस्फेट बॉन्ड, और ये है तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड। ये क्या मॉलिक्यूल हुआ बता दो? एटीपी। ATP. अच्छा, बढ़िया है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, थर्ड वाला, इसमें एनर्जी होती है लगभग 7.3 किलो कैलोरीज इतनी, है ना। ये जो बॉन्ड है ना सेकंड वाला, इसमें होती है 7.3 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी, और ये वाला बॉन्ड है अप्रोक्सीमेटली, और ये जो है बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे 3.4 to 3.5 किलो कैलोरीज। तो बताओ एटीपी में हाई एनर्जी बॉन्ड कितने होते हैं? बहुत बढ़िया, है ना। दिस वन एज वेल एज दिस वन, ये दोनों क्या है बेटा? हाई एनर्जी बॉन्ड। क्लियर है? नाउ कम टू आवर पॉइंट। जब ग्लूकोज से एटीपी बनता है, मतलब क्या होता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करोगे तो हमें मिलेगा एटीपी। मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा? 7.3 किलो कैलोरीज। करेक्ट है क्या? यस सर। Yes sir. सब समझ गए? नाउ कैलकुलेट। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनते हैं, मतलब बेटा 38 एडीपी प्लस 38 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल फॉर्म द 38 एटीपी। तो कितनी एनर्जी यूज कर ली भाई? द आंसर इज 38 मल्टीप्लाइड बाय 7.3 किलो कैलोरीज। करेक्ट है क्या रे? Yes sir. 38 एटीपी बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगी? अप्रोक्सीमेटली 277 किलो कैलोरीज। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? यस सर। Yes. 38 एटीपी बना है ना, मतलब अब प्रॉब्लम ये है, सर मुझे एक चीज बताओ, ये तो ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरीज है, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 277 किलो कैलोरीज एटीपी में गया, तो बाकी गया कहाँ? ओ, बाकी हो गया लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। क्या ये एक्सॉर्गोनिक है? यस सर। कितना परसेंट हुआ रे? Sir, more है ना, than 50. इट्स नियर अबाउट 40% हुआ ना। एटीपी के लिए 40% नियर अबाउट यूज हुआ। Yes, मतलब बेटा 60% lost in the form of heat into the surrounding। क्लियर है क्या रे? यस सर। Yes sir. आंसर मिल गया तुम्हारे क्वेश्चन का। सर कहाँ जाता है ना? सराउंडिंग में जाता है ना भैया। 10-50 लड़के जब बच्चे जब स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं ना,
तो एसी भी ठंडा नहीं करता रूम को। क्यों? आपने देखा है, नोटिस किया है क्या? है ना, हम लोग इतना 1.2 टन का एसी लगा के बैठा थे और 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठ गए, तब भी बेटा गर्मी होती है जबरदस्त। हैव यू सीन इट और नॉट? एक्सपीरियंस sir. किया है Yes, क्या? sir. ऐसा क्यों? अरे भाई ये 60% हीट सब लोग है ना भेज रहे हैं आपके सराउंडिंग में, है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। एक्सपीरियंस, Yes, sir. अरे लॉस ऑफ हीट इज मोर एज कंपेयर टू द इट्स स्टोर्ड। 40% बेटा स्टोर कर रहा है, 60% लॉस कर रहा है एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। सो ऑब्वियसली बेटा, है ना, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, है ना। सो दैट इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू नो। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन? आंसर इज 40%. इट इज ओनली एफिशिएंट 40%, बाकी सब लॉस्ट इन द सराउंडिंग एज ए हीट। तो बताओ, रेस्पिरेशन इज एंडोर्गेनिक या एक्सोर्गेनिक है? Exorganic. बहुत बढ़िया। नाउ सर ये कहां से आया यार, ये सब क्या है? मैं आपको बता रहा था कि एंजाइम जब रिएक्शन कराते हैं, चाहे अभी ये रिएक्शन हुई हो ग्लूकोज से ऑक्सीजन, ये भी एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइम्स डू दिस वन, ये सब एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अगर बेटा ए और बी, है ना, मान लेते हैं अगर मैं ग्राफिकली इसको ऐसे रखूं, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये देखो, ये है एनर्जी का लाइन मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लग दिया बेटा ए प्लस बी, ठीक है, और प्रोडक्ट बना ए बी। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, द amount of energy in the reactants is lesser than the amount of energy in the product. ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है। तो ये रिएक्शन, ये क्या हो गया समझ लो, ये क्या है बताओ, कि जो भी एनर्जी लेवल है ऑफ द रिएक्टेंट उससे ज्यादा एनर्जी इसमें बढ़ गई बेटा प्रोडक्ट में, तो आया कहां से? Androgen. अब अगर ऐसा है तो बेटा इन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. इसका मतलब अगर एनर्जी नहीं मिली तो ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे क्या? No. No. बहुत बढ़िया, यही तो है ना। और अब मजेदार बात बताता हूँ कि जब भी हम लोग जब रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो उनको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी दी, उसका ट्रांजिशन फेज आया, देन इट विल कम डाउन लाइक दिस। तो ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट है क्या रे? ठीक है। और Yes, ये sir. लेवल क्या है बच्चों? दिस इज व्हाट द Activation. एक्टिवेशन एनर्जी। एवरीवन इज क्लियर, है ना। बट अब मैं एक चीज बोलता हूं, बड़े ध्यान से प्यार से समझो। एंजाइम reduces the required activation energy for the reaction in presence of enzyme। यही ग्राफ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, क्लियर है क्या रे? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. जो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लगी है, ठीक है, वो कम हो गई यार as compared to the activation energy without enzyme. So this is an activation energy without enzyme. So मैं आपको ये कह रहा हूं, enzymes accelerate the rate of reaction by reducing the activation energy। इतना तो समझ में आता है क्या? हाँ सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। So enzyme reduces the activation energy, है ना, बराबर है, and accelerate the rate of reaction। ठीक है, यही चीज हो सकती है। नाउ सी, अगर मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ,
जस्ट अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एक और ग्राफ बनाता हूँ, अरे एक कलर आओ ना, ये 1 ग्राफ मोर, ठीक है। ये देखो बेटा, ये लाइन बनाए मैंने, ठीक है। ये है A प्लस बी, ग्राफ को समझ जाओगे आप लोग, ये दोनों ही रिएक्टेंट है बच्चों। ये है वो उनका एनर्जी लेवल, ठीक है। इस लेवल पे तो वो है ना रिएक्शन करेंगे। अब क्या है, ये बना बेटा A B प्रोडक्ट। आप समझ लो, अब देखो है ना, द एनर्जी विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट्स इज नॉट इक्वल। ए बी जो है डेफिनेटली बेटा हैज द लेस एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ होगा बताओ? अरे क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर इसको लगेगा क्या? इसको एंजाइम की जरूरत है क्या? नो सर। No, है sir. ना। तो यही तो हमें समझना है। इफ यू वांट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, यू मस्ट नीड फर्स्ट द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जब भी आता है तो इट ऑलवेज नीड ऑक्सीडेशन एनर्जी। इट विल गो अप, transition stage achieved, and then it will come to the product stage. So still you have to understand that if it is a exothermic reaction, it needs activation energy. Obviously that means it can be increased, the rate of this reaction also can be increased in presence of enzyme. Yes, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो अमाउंट ऑफ है ना, जो एनर्जी लगती है एक्टिवेशन की, वो चाहे एक्सोथर्मिक की हो चाहे एंडोथर्मिक की हो, हमें बेटा रिड्यूस करनी है ना चाहिए, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाए। तो ये काम बेटा एंजाइम्स बखूबी करते हैं या कैटलिस्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी केमिकल लैब में बड़े बड़े रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज करते हैं, बट एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट वो कंपोनेंट है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं, बट दे डोंट चेंज देमसेल्फ। वो अपने आप को नहीं बदलते, दे रिमेन एज इट इज। यस, समझ रहे हो क्या? हाउ दे विल डू इट? Yes, दे sir. decrease the activation energy for the reaction, ठीक है। if it is exothermic or endothermic doesn't matter, पक्का है रे? ठीक है। सो बहुत बढ़िया। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर, ठीक है, देन द रिएक्टेंट्स कंबाइंड। पक्का है क्या? समझ में मैंने क्या बोला? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और वो लगेगा ही, दोनों में ही लगेगा, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, उसमें ये लगता है। और जब एंजाइम आ जाते हैं सो दे विल स्पीड अप द रिएक्शन, दे विल स्पीड अप द रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया चीज है बेटा। आपको अगर एकदम समझ में आ चुका है तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ओके, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ बेटा। अगर मैं वेलोसिटी ये टर्म यूज करता हूँ, सर बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी बोल रहे हैं हम, ठीक है। सो देखो, अगर मैं वेलोसिटी ये टर्म यूज करता हूँ, कैन आई यूज द वेलोसिटी टर्म फॉर द रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन? Yes, sir. Because see, A plus B is happening in a single one direction, ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में ये देखो ये रिएक्शन हो रही है, A plus B and AB बराबर है ना। So obviously that we have to understand here that कि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो it has a particular direction, it is always moving from the reactants to the product, so बराबर it has a particular direction. So if you set the direction, it has a particular rate, बराबर है। velocity क्यों है? Because reaction always have the rate of reaction, rate of reaction है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ बेटा स्पीड है ना। इसी वेलोसिटी को एंजाइम बढ़ाता या कम करा देता है? अरे एंजाइम बढ़ाएगा वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं जब भी बेटा ये वी वर्ड यूज करूंगा है ना, वेलोसिटी, whenever I will use the word velocity, obviously
I am talking about the rate of reaction. Okay, and what I'm talking is the function of time. करेक्ट है कि नहीं? अरे जब भी हम लोग रेट ये वर्ड यूज करते हैं, है कि नहीं, वेलोसिटी ये तो टाइम तो आएगा ना, 1 सेकंड में भागा, 10 सेकंड में भागा, 1 मिनट में, टाइम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बिल्कुल आएगा, है ना। तो एंजाइम क्या कर रहा है भाई? एंजाइम तो उसी रिएक्शन को कम टाइम में करा के दे रहा है ना, या वेलोसिटी इंक्रीज करके दे रहा है। तो बेटा हम लोग को है ना नेक्स्ट क्लास में इसी चीज के बारे में भी बात करनी है, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी और एंजाइम, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल, हाँ बोलो सर, कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों एक ही जैसे या दोनों अलग है? अरे बेटा मैंने एंजाइम को ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहा ना। हाँ सर। हाँ मैंने एंजाइम को ऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये वर्ड यूज किया ना बेटा। ओके इसका सर। क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज किया तो इसका मतलब ये है ना, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर करता है भाई, है ना, बट ऑब्वियसली इट इज एन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। ओके, नाउ विल थिंक अबाउट सिंपल नॉर्मल पॉइंट, है ना, बहुत ही सिंपल और सीधे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। बताओ बेटा, अगर एंजाइम्स हमारे सेल्स में, बॉडी में नहीं होंगे तो क्या होगा? Reaction, all body required reactions will be delayed. डिले हो जाएंगे या होंगे ही नहीं? क्या होगा एक्चुअली, क्या होगा? होंगे ही नहीं। Sir, it will not happen because Delay the होगा। activation energy will not be reached. जैसे मैंने Too much energy is required. यस, ओके, मतलब देखो यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि एंजाइम्स हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा इसेंशियल है उसके फंक्शंस के लिए। उसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सारे फंक्शंस करने के लिए एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यस, एवरीवन इज क्लियर, ठीक है। सो इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम, इफ देयर इज नो एंजाइम, तो जो हम लोग लिविंग सिस्टम देख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो कंपोनेंट है, ये चीजें डेफिनेटली बेटा हमें देखने को ही नहीं मिलती थी। मतलब हम जो अभी है ना एग्जिस्टेंस, वही हमें नहीं देखने को मिलता था। अभी दूसरा एक पॉइंट है, क्या एंजाइम्स किसी भी पीएच में काम करते हैं? एनी पीएच, No, sir, इवन एक पीएच? particular No, pH sir. पे होता है. Because enzymes are, why? Because enzymes are pH sensitive. proteins. एंजाइम Yes. प्रोटीन्स है ना। Yes, sir. ओके, तो देखो नॉर्मल पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक रिएक्शन, सुटेबल रिएक्शन ढूंढ रहा था। तो ये एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। सपोज हम लोग बात करते हैं, ये एक रिएक्शन है, बी ए बेरियम H2 plus H2SO4 gives rise to this molecule. Okay, see this is a reaction. अब ये कौन सा रिएक्शन है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कौन बताएगा? इनऑर्गेनिक। Obviously it's an inorganic reaction, ठीक है। So it is an inorganic chemical reaction. Similarly, जैसे कि स्टार्च है, मान लेते हैं, जैसे ये देखो स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के ऊपर हमने एंजाइम डाला और इससे बने बेटा बहुत सारे ग्लूकोज, n नंबर ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या हो गया, है ना, ये भी एक रिएक्शन ही तो है, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या कंसिडर करना है, रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, प्रोसेस refers to the, यहाँ टू है, हाँ, refers to the amount of product,
amount of product formed per unit time, you know, this is very simple. तो देखो यहाँ पे मैंने यूनिट टाइम का वर्ड यूज किया है, बट है ना, हमने किसके लिए है ना टाइम को लिया है, दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट, है ना, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की है। राइट नाउ सपोज चाहे कोई भी रिएक्शन हो, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, बड़ा ध्यान से देखो, इट कैन बी expressed as a rate is equal to, yes, समझ रहे हो क्या, है ना, Yes, sir. रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ये क्लियर है? तो डी लिखा है कि वो सिग्मा है? डेल्टा है ना, डेल्टा है। The rate of change of amount of pigment is the function of the rate of change of time. ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे, इसीलिए इसको मैं कहता हूँ, देखो, और डेफिनेटली अगर टाइम भी कंसीडर कर रहा हूँ और उसका मैं डायरेक्शन भी ले लेता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट कैन also be called velocity, can also be called velocity, इसको हम velocity भी बोल सकते हैं, if we consider the specific direction। ठीक है, तो इसको देखो मैं कहता हूँ कि ओके चलो, अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, नॉर्मल पॉइंट, वो क्या है कि कोई भी एंजाइम, बड़ा ध्यान से सुनना, ये पॉसिबल क्वेश्चन भी है केवीपीवाई का, कोई भी एंजाइम जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, बराबर है? Yes, हो sir. सकता है, बिल्कुल टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो मान लेते हैं कि एक कोई भी रिएक्शन हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें 1 लाख मॉलिक्यूल जो है वो पर सेकेंड में, एक सेकेंड में 1 लाख मॉलिक्यूल का बेटा कन्वर्जन कर रहा है एक पर्टिकुलर एंजाइम एट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 लाख मॉलिक्यूल्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स आर फॉर्म पर सेकेंड, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, बाय दिस एंजाइम इन एट द 25 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है बच्चों? अब मैंने क्या किया, 10 डिग्रीज बढ़ा दी, आई इंक्रीज द 10 डिग्री। What happen if I will increase the 10 degree and make it at the 35 degree Celsius? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एंजाइम तो वही है, but you will see that this enzyme will perform double, that means एक सेकंड में वो 2 लाख मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? In the same manner, if I again increase the temperature to the 45 degrees Celsius, again it will show the rate of reaction, it will do, that is what the point with the 4 lakh molecule। oh my god, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो इसको मैं कहता हूँ कि एंजाइम जो है वो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है एज पर द 10 डिग्री सेल्सियस। यस, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, बट वो आइदर डायरेक्शन में भी कर सकता है। आइदर डायरेक्शन का क्या मतलब है, देखो इसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट आप लेते हो और मैंने अगर बेटा 10 डिग्रीज रिड्यूस कर दिए तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा। यस, इट विल हाफ। और बेटा अगर 10 डिग्री और रिड्यूस कर दिया तो क्या हो जाएगा? फिर से अगेन इट विल बी हाफ। इनिशियल वाला। इनिशियल नहीं, हाफ बोलो। ठीक है, मैं वर्ड चाहता हूँ डबल और हाफ, यही वर्ड है। ठीक है, तो ये है जनरल रूल ऑफ थंब। ठीक है, फॉर द एंजाइम the rate doubles or decreases by half for every 10 degree cells in, ठीक है, either direction। तो I will write down, और यहाँ पे बेटा हम लोग है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता है, the rate doubles or decreases by half for
every 10 degrees Celsius change in either direction. ठीक है, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में मतलब बढ़ाओगे या कम करोगे, जो कि एंजाइम के लिमिट कैपेसिटी से बाहर नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैं 105 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, है ना, देखूंगा, तो वो तो तब तक बेचारा डीजेनरेट हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके जो भी वर्किंग ऑप्टिमा के बीच में अगर आप लोग 10 डिग्री कम 10 डिग्री इंक्रीज ऐसा करते हो, तो उस केस में आपको बेटा रेट जो है या तो डबल या तो डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं Q10 वैल्यू ऑफ एंजाइम। क्या है बच्चों ये? Q10 वैल्यू ऑफ एंजाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स Q10 वैल्यू इज 2। कौन बता सकता है इसका क्या मतलब हुआ? ये या तो डबल होगा या डबल तो या हाफ होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज 2। कुछ एंजाइम है जैसे कि फोटोसिंथेसिस के कुछ एंजाइम है जिनका Q10 वैल्यू 3 होता है। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? सर तो राइट 1/3 या रहते हैं। ट्रिपल हो। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस में बढ़ा दूं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्रिपल हो Right. जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ एंजाइम है, बहुत ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम का Q10 वैल्यू 2 होता है। दिस इज योर पॉइंट। व्हाट इज Q10 वैल्यू? Q10 इज व्हाट द 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, चेंज करने पे हमें हमेशा डबल या हाफ है ना रिएक्टिविटी या वेलोसिटी देखने को मिलती है। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे इस चीज को रोकते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में इन्हीं चीज के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो भी एंजाइम के फंक्शन है, मैकेनिज्म्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से वो एंजाइम बढ़े उसका वेलोसिटी, या सिर्फ इंक्रीज पे इंक्रीज हो? नहीं ना, ये तो थंब है ना, रूल ऑफ थंब मतलब बोला है ना मैंने, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, है ना, इसके पीछे क्या कारण है ना, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, रीजन देखेंगे, तब आप ये बोलोगे नहीं। ठीक है, चल। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ बेटा, वेलकम। गुड नाइट सर। हाँ बेटा।